हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये। पीरियडिक असेसमेंट या यूनिट टेस्ट कह सकते हो आप इसे, सेशन 23-24 का। तो जिन बच्चों के यूनिट टेस्ट अभी नहीं हुए हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, या मिड टर्म की प्रैक्टिस जो रिवीजन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा CBSE बोर्ड की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट है जो भी चैप्टर वाइज वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो और भी इस चैनल के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके। तो देखिए इसका सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8। तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है 70 और 125 को जो डिवाइड करेगा, विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8। यानी कि जब भी आपको ये तो पता है ना, लार्जेस्ट नंबर दो नंबर्स के निकालने होते हैं आपको, तो HCF निकालना होता है ना। जब भी लार्जेस्ट बोले दो नंबर्स का तो आपको HCF निकालना होता है। इसके अलावा आपको बोला कि रिमाइंडर 5 एंड 8 भी बच रहा है, तो इट मीन्स ये जो नंबर्स है इनका ये रिमाइंडर बच रहा है, एक का 5 और एक का 8। तो पहले तो आपको रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा और फिर लार्जेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लार्जेस्ट, तो समझ जाओ HCF है दो नंबर्स का लार्जेस्ट जब बोले। और अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को HCF निकालने से पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो पहला नंबर आपको 70 दिया हुआ था और दूसरा नंबर 125 दिया था, और उनके रिमाइंडर दिए थे 5 एंड 8, यानी पहले का 5 है और दूसरे का 8 है। तो फर्स्ट नंबर आप निकालोगे तो 70 जो नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर 5 माइनस कर दोगे तो यानी वो 65 आ जाएगा। ऐसे सेकंड नंबर निकालोगे तो वो 125 नहीं होगा, उसमें से रिमाइंडर पहले आपको माइनस करना पड़ेगा और फिर आपको ये नंबर जब मिल जाएंगे दोनों माइनस करके रिमाइंडर को, तो फिर आपको इनका क्या निकालना है, क्योंकि लार्जेस्ट है तो HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालेंगे आप, तो नंबर क्या है आपके पास 65 और 117। तो जब भी आपको ध्यान रखना लार्जेस्ट बोले दो नंबर्स का तो HCF निकालना है। उसके अलावा जो रिमाइंडर होंगे वो पहले माइनस करने पड़ेंगे, देन आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको HCF निकालना है, जो गिवन नंबर थे उनका नहीं, अब जो नंबर आए हैं। तो 65 और 117 का HCF कैसे निकालते हैं, पहले 65 के प्राइम फैक्टर कर लो 5 × 13, फिर 117 के भी प्राइम फैक्टर कर लो 3 3 = 9, 9 13 = 117, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो सबको करने आते होंगे, ऐसे करके जो प्राइम फैक्टर करते हो, है ना। पहले ये 3 पे जाएगा, 3 3 = 9, 3 9 फिर से 3 पे जाएगा, फिर लास्ट में 13 पे चला जाएगा, है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब HCF में क्या होता है, जैसे यहाँ 5 और 13 और 3, तीन वैसे कितने प्राइम फैक्टर आए, 3 5 और 13, ये तीन प्राइम फैक्टर्स आए, 5 13 और 3। HCF में इन तीनों में जो सबसे कम पावर होगी, तो 3 की देखो पावर यहाँ तो 2 है बट यहाँ 1 भी नहीं है, तो यानी यहाँ 0 पावर लेनी पड़ेगी। HCF में जो कम पावर होती है वो लेते हैं, जिन भी प्राइम फैक्टर की कम पावर होती है। 5 की पावर देखते हैं, यहाँ 1 है बट यहाँ है ही नहीं, 0 पावर है, तो यानी 5 की पावर 0 लेंगे, तो इसको तो लिखने की फिर ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये 1 1 बन जाएंगे। 13 की कम पावर देखो, वो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 13 की सबसे कम पावर 1 है, तो यानी इसका HCF 13 आ जाएगा, है ना। तो HCF आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता ही हुआ करना, तो इसका HCF ऐसे आपको निकालना था। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट बोल देते तो आपको LCM निकालना होता, लेकिन पहले रिमाइंडर माइनस नहीं करते LCM में, पहले LCM निकालना होता, फिर लास्ट में जो LCM आ जाएगा ना उसमें से रिमाइंडर को माइनस करना है। तो LCM में क्या होगा, या तो आपको स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो समझ जाओ LCM निकालना होगा, लेकिन पहले रिमाइंडर माइनस नहीं करना होता, उसमें पहले LCM निकालना होगा और बाद में रिमाइंडर को करना है, ठीक है। बट जब लार्जेस्ट बोले तो HCF में पहले HCF निकालने से पहले आपको रिमाइंडर्स को माइनस करना पड़ता है, तो याद रहेगा। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल, तो इसका आंसर है हमारा 13, तो ऑप्शन C ठीक है इसका, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो आपको लीस्ट नंबर पूछा है जो कि दैट इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो सकता है 1 to 5 से लेके सारे नंबर्स का। तो जब भी लीस्ट बोले ना तो लीस्ट का मतलब समझ जाओ, लीस्ट का मतलब होता है LCM, क्योंकि LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जबकि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझ गए कि यानी कि जो अगर 2-3 नंबर है तो उनका जो जब आप मल्टीपल्स करोगे ना उनके, तो वो उनमें जो सबसे तीन या 4 नंबर में जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आएगा
उसको हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लीस्ट नंबर निकालो जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए, यानी इन सारे नंबर्स के कॉमन मल्टीपल हो, है ना, यही तो कहना चाह रहा है। तो आपको नंबर्स क्या दिए 1 2 3 4 5, है ना। अब इसके बाद आपको क्या बोला है, इनका यानी कि जो इन सब से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, यानी कि इनके एलसीएम से भी डिविजिबल हो जाए। तो आपको इनका नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वही जो नंबर एलसीएम आएगा वही इन 5 नंबर से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो आप एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा, पहले इन सब के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, या फिर आपको प्रॉपर जो एलसीएम अगर 5 नंबर का एक साथ लेना आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज प्राइम फैक्टर मेथड से कर सकते हो। 1 का तो प्राइम फैक्टर 1 × 1 आएगा, 2 का भी 2 × 1 आएगा, 3 का भी 3 × 1 आएगा, 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 आ जाएगा, 5 का प्राइम फैक्टर करोगे 5 × 1 आ जाएगा, है ना। अब आपको एलसीएम को, जैसे अभी मैंने एचसीएफ में तो बताया कम पावर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स की कम पावर लेते हैं, बट एलसीएम में देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए आपके पास, 1 तो लिखने की खास जरूरत नहीं है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है ना, 2 3 और 5 प्राइम फैक्टर आए, तो 2 3 और 5 प्राइम फैक्टर आए। एलसीएम में ना, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, पावर के अकॉर्डिंग बोले तो मैक्सिमम पावर लेंगे। तो मैक्सिमम पावर में देखो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, 2 बार है ना, तो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो हम मैक्सिमम पावर लेंगे 2 की पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर देखो, ये 3 यहाँ 1 बार है और तो कहीं भी नहीं है, तो 3 मैक्सिमम बार की कहाँ पे है, 1 बार में है। 5 भी 1 ही बार है सबसे ज़्यादा, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2 4 3 12 5 60 इसका एलसीएम है, यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो इन 5 से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। वो तो हमें पता भी ना, 1 में भी 60 आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी 60 आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी 60 आ सकता है। वैसे तो देखो 90 भी एक ऐसा नंबर था जो इन सब में आ रहा था, है ना, 1 में भी 90, 1 के टेबल में भी 90 आ जाएगा, 2 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा 90 से, 3 भी 90 से डिवाइड हो जाएगा, 4 में आता है 90, 4 2 Z नहीं, 4 में नहीं आएगा 90, सॉरी। तो यानी कि एक 60 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सब से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। यानी कि अगर इन 5 से डिविजिबल होना है वो नंबर, तो यानी उसका हम इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ आ गए। तो ये आपको एलसीएम लेना है। तो जहाँ पे लीस्ट बोले तो एलसीएम समझ जाओ, और जहाँ ग्रेटेस्ट बोले तो एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है तो आपको फाइंड करना है एम, आपको एम फाइंड करना है। तो देखो 65 और 117 का भी मैंने एचसीएफ तो आपको निकाल के दिखाई दिया था। 65 और 117 का एलसीएम एचसीएफ कितना आता है, 13 आता है। अभी जो 65 और 117 का एचसीएफ है ना, इन्होंने बोला कि वो ना इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं। तो 65 और 117 का एचसीएफ इसमें एक्सप्रेसिबल है, तो यानी इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो हमने एचसीएफ निकाला, 65 और 117 का 13 आया। अब वो उसको हमें, क्योंकि वो एक्सप्रेसिबल इस फॉर्म में कर सकते हो, तो इस ये भी एचसीएफ है यानी, और ये भी एचसीएफ है, तो दोनों को इक्वल कर दो और एम के लिए सॉल्व कर लो। तो एम के लिए कैसे सॉल्व करोगे, इस 65 एम वाली टर्म को तो यहीं रखोगे, बट नंबर वाली टर्म नंबर के पास चली जाएगी, तो यहाँ माइनस हो रही है, यहाँ के प्लस हो जाएगी, फिर प्लस कर लो 130। एम निकालना है तो ये 65 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये तो सबको आता होगा, नंबर के पास जाएगा, माइनस है तो प्लस, फिर ये एम के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि आंसर 2 है आपका, ये 4 है, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। देखो 96 है आपके पास, इनके प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको ध्यान रखना है प्राइम फैक्टर से ही आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 13 7 19। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे ना, यहाँ पे जो नंबर्स लिखेंगे वो इनमें से ही लिखेंगे, 4 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, या तो 2 ही से स्टार्ट करेंगे, या 3 से, या 5 से, या 7 से, है ना। तो हमारा इवन नंबर है ना, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 बाई 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, फिर से इवन आ गया, फिर से 2 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर से इवन आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 पे 6 पे आ जाएगा 12, फिर 6 2 पे 3 पे आ जाएगा, और 3 लास्ट में 3 पे चला जाएगा। तो हम इन्हीं नंबर्स को यहाँ लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर्स यहाँ लिख नहीं सकते। तो ये तो आता ही होगा सबको। अब देखो ये 2 2 2 तो 5 बार आया है ना, और 3 एक बार आया, तो यहाँ पे हमने 2 को तो 5 बार ऐसे पावर में लिख दिया इंटू 3, तो ये हमारा आंसर है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 2 की पावर 5 इंटू 3, ये आपका ए ऑप्शन है, 2 की 5 इंटू 3।
ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पावर, ऐसे पावर में एक्सप्रेस करेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial is. आपको बोला है कि जो जीरोस है पॉलिनोमियल की वो ग्राफिकली अगर एक्सप्रेस करते हैं हम, तो वो तो पता है हमें ग्राफिकली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं जीरोस को। तो नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर होते हैं जब वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ग्राफ में नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालते हो। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की होगी पॉलिनोमियल की, कि अगर आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस पूछे थे तो आपने देखा था कि आप नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करने के लिए ग्राफ में क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस में देख रहे थे ना कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालने के लिए हम कहाँ पे देख रहे थे कि कितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है ना, वाई एक्सिस को थोड़ी ना देख रहे थे। जैसे ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है ये वैसे तो वाई एक्सिस को भी काट के गया इस पॉइंट पे, बट हमें ये नहीं देखना होता एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे काट के गया। तो एक तो यहाँ पे काट के गया, एक यहाँ पे, तो हम बोलते थे नंबर ऑफ जीरो 2 है। अगर मान लो किसी ग्राफ में ऐसा बना होता था तो हम देखते थे कि एक्स एक्सिस कितनी जगह पे कट रहा है, 1 2 3, है ना। तो यानी कि जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते हैं पॉलिनोमियल के, तो वो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर होते हैं ग्राफ में। कौन से एक्सिस को काटते हुए जाते हैं, एक्स एक्सिस को। तो कहाँ पे मिलते हैं हमें नंबर ऑफ जीरो, एक्स एक्सिस के को जब इंटरसेक्ट करेगा। वाई एक्सिस के इंटरसेक्ट पे नहीं ढूंढते हम कि वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, हम एक्स एक्सिस के पॉइंट काउंट कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे काट रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 फाइंड द के। तो आपको ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पावर 2 है ना मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो आपको दिया हुआ है 2। तो जीरो तो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो का मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू जिससे एक्स को हम यहाँ रखें तो ये पूरा पॉलिनोमियल ना जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको जीरो कहते हैं। तो यानी ये जो जीरो गिवन है, जीरो इज बोला है ना, तो ये जीरो है आपका। कितना है, 0 2। जीरो क्या होता है, एक्स की ही वैल्यू होती है। तो ज़ीरो क्या है, एक्स की वैल्यू। तो अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में ये था, तो अब हमने एक्स की जगह कितना रख दिया, 2, क्योंकि 2 ज़ीरो है ना, तो यानी 2 0 है, तो यानी वो एक्स की ही वैल्यू है। तो हमने पी एक्स अगर ये है, तो अगर हम P2 पे x2 पे रख के P2 निकालें, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2। अब ये क्योंकि ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो जब मैं 2 पुट करूँगी तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के। क्योंकि ज़ीरो का मतलब ही क्या होता है, ज़ीरो या रूट का मतलब ही क्या होता है, x की वैल्यू जिससे Px कितना हो जाए, 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जिससे Px 0 हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी है, 2, रख दी x की वैल्यू 2। अब क्योंकि ये ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो ये जब 2 रखूँगी मैं, ये तो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब इसे k के लिए सॉल्व कर लो। 2 2 4, 3 2 6, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हमने ब्रैकेट में ये x2 रख दिया जो हमें 0 गिवन था। ठीक है, 2 2 4, 3 2 6 मल्टीप्लाई में नहीं, और फिर प्लस k इक्वल टू 0, k निकालना है। तो 4 और 6 10 नंबर तो अपने आपस में प्लस होंगे, इससे थोड़ा ना प्लस हो सकता है। तो k निकालने के लिए जो नंबर है ये इस साइड चला जाएगा, -10। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये कोई आपको इस पॉलिनोमियल का 0 दे दे, तो आप उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखा करो, और क्योंकि वो 0 है तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो k या p मिसिंग जो भी होता है वो निकल जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -10। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। तो एक पॉलिनोमियल बनाना है आपको, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस आपको गिवन है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले ना, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, यानी x की मैक्सिमम 2 वैल्यू होती है जिससे पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 0 2 ही होंगे मैक्सिमम। अगर मिनिमम बोले तो 0 0 होते हैं। मिनिमम कितने 0 होते हैं क्वाड्रेटिक के, 0। बट अगर मैक्सिमम बोले तो 2 0 होता है। तो यानी 2 0 दिए हुए आपको, और पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो पॉलिनोमियल आपको 4 ऑप्शंस में गिवन है कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो, पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जब भी पॉलिनोमियल बनाना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, k1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस पे कि हम k को क्या ले। अदरवाइज फॉर्मूला ये होता है मेन, मोस्टली टाइम हम k को 1 मानते हैं, बट जब ऑप्शंस बहुत सारे हो ना तो k को हम अलग अलग वैल्यूज़ पे पुट करते हैं। तो k तो आपको बाहर लिखना है, और अंदर ये पूरा फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर बाहर x होता है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला होता है।
तो आपको क्वेश्चन में सम नहीं दिया, प्रोडक्ट नहीं दिया। अगर सम और प्रोडक्ट दिया होता तो आप सीधा सम को यहाँ रख देते और प्रोडक्ट को यहाँ रख देते और तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता। बट आपको जीरोस दिए हुए, ध्यान रख दो, तो आपको जीरो दिए हुए -3 और 4, तो आपको पहले सम ऑफ जीरोस का मतलब इनको जीरोस को प्लस करना पड़ेगा, है ना। अगर सम डायरेक्ट दिया होता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देते, बट ये सम नहीं दिया, आपको जीरोस दिए, तो इसलिए आपको पहले इन जीरोस का सम को निकालना पड़ेगा, यानी इसको इससे प्लस करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब आप जब प्रोडक्ट करोगे तो 12 आएगा, एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस सम करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, और जो बड़ा इनका साइन, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, बट बाहर तो माइनस है तो ये 1 प्लस में आया बट बाहर का माइनस लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला है बट ये प्लस में आया है, ठीक है। अगर ये माइनस में आता तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, बट अभी तो ये प्लस में आया ना, +1 आया है, देखो प्लस का बड़ा है ना, बट बाहर का माइनस लगेगा। एंड ये मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो ये लगेगा माइनस, और बाहर प्लस है तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में अगर होता तो हमारा आंसर यही होता, बट ऑप्शन में हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 है, जबकि हमारा 12 तो माइनस में आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो माइनस में ही आएगा। देखो खुद सोचो, एक माइनस का और एक प्लस का है तो मल्टीप्लाई में एक माइनस तो लगेगा ना माइनस, तो 12 तो पक्का है माइनस का आना चाहिए आपका। तो वो ऑप्शन तो सारे हट जाएंगे जहाँ पे 12 आपका प्लस में आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया। अब देखो बाकी दो ऑप्शंस में, यहाँ तो 12 है ही नहीं, बट माइनस साइन है। यहाँ क्यों नहीं देखे हमने ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन थे, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो माइनस पक्का है ना। अब आपका ये ऑप्शन में माइनस तो है दोनों ऑप्शंस में, बट यहाँ पे 12 की जगह 6 और 24 है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि के की वैल्यू ना ऑप्शन वाइज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो मैंने कहा के अगर 1 है तो यही आ जाता आंसर, है ना, बट अगर के 2 होता मान लो तो ये भी डबल हो जाता, ये भी डबल हो जाता और ये भी डबल हो जाता। अगर मैं 2 रख दूं, क्योंकि डबल यानी 24 है आपके ऑप्शन में, है ना, तो अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देती तो ये हो जाता 2x स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ के की जगह 2 रख देती तो 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता, तो 2x स्क्वायर -2x हो जाता और माइनस का 24 हो जाता। ये क्या ऑप्शन में है आपके, देखो 2x स्क्वायर -2x -24, तो ये हमारा ऑप्शन में -24 होता है, बट यहाँ प्लस आ गया, जबकि हमारा क्या आ रखा है, यहाँ पे माइनस आ रखा है, तो ये ऑप्शन भी हट गया, क्योंकि -24 तो आ रहा है बट ये -2x नहीं आ रहा ना, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, तो यानी 2 वाला ऑप्शन तो k2 तो नहीं हो सकता। अब k की वैल्यू कुछ और रखो, इन्होंने k की वैल्यू देखो अपॉन 2 ली है ना, 1/2, तो हमने अब 2 की जगह क्या रखा, 1/2 रखा। k की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, वो हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। तो 2 रखने पर हमारा ऑप्शन कुछ मिलता जुलता तो आया, ये तो ठीक आ गया था माइनस का, बट ये माइनस का नहीं आया, ये प्लस का आ गया, तो ये तो 2 नहीं हो सकता k। अब k की वैल्यू हमने हाफ रख के देखी, तो हाफ को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हाफ करोगे तो x²/2 हो जाएगा, फिर x को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 हो जाएगा, और 12 को हाफ से डिवाइड करोगे, या 12 को एक तरह से हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 6 हो जाएगा। 12 का आधा करोगे तो 6 आ जाएगा ना, तो हमारे ऑप्शन में 6 भी है ना। तो यानी कि हमने क्या करा, k की जगह एक बार हाफ, पहले 2 लेके देखा हमने, सबसे पहले तो हमने 1 ही लिया था, तो ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा था, -12 कहीं पे आ ही नहीं रहा था। फिर हमने 2 रख के देखा k को, तो हमारा ऑप्शन कुछ मिलता हुआ आया, बट ये साइन नहीं रिजेंबल कर रहा था। अब हमने k की जगह क्या रख दिया, हाफ रख दिया, क्योंकि हमारे अपॉन में 2 भी है ना, तो हाफ करने पर ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। तो हमारा हाफ करने पर आंसर आएगा x²/2 -x/2 -6, ये आंसर हमारा मैच कर रहा है। देखो इसमें सारे साइन मैच कर रहे हैं, है ना, तो यानी ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, फिर आप जीरोस को ध्यान रखना, सम या प्रोडक्ट दिया है तो डायरेक्ट रखो सम और प्रोडक्ट को, अदरवाइज आपको जीरोस दिए तो पहले आप सम करोगे फिर प्रोडक्ट करोगे, साइन बहुत ध्यान से लगाने हैं नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ना ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि हम के को क्या रखें, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग के की वैल्यू बार बार रख के देखनी है, और बिल्कुल साइन तो चेंज नहीं होने चाहिए, जो साइन इसमें लगे ना वही आपके ऑप्शंस में भी आनी चाहिए। तो इसलिए हर एक वैल्यू के की रख के देखना, तो उससे आपका ऑप्शन मैच करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन पे मैचिंग हो रही है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों पे इसी ऑप्शन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99 + 127। तो आपको ना इसमें जीरोज निकालने को नहीं बोले, इसमें बोला इनके ये जो जीरोज आएंगे ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैंने बोला ना
स्क्वायर है तो जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो ये जो जीरोस आएंगे ना, आपको ना सिर्फ इनके साइंस पूछे गए कि पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे दोनों जीरोस, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, कि दोनों इक्वल आएंगे। तो देखो इक्वल तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये ना इक्वल तब आते जब ये ना एक कोई आइडेंटिटी बन जाती a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की। तो यहाँ तो कोई आइडेंटिटी बन नहीं सकती। x का तो स्क्वायर हो सकता है बट 127 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यानी कि ये तो कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसी आइडेंटिटी कुछ बन रही होती तो ये इक्वल जीरो आते, बट ऐसा तो नहीं बन रहा। फिर अब आपको दिख रहा है कि ये सारे ना प्लस के है। ये जब अगर मैं इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ, इक्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए हम कंडीशन लगाते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए। ए जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो कभी जीरो नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक में, क्योंकि वो फिर जीरो हो गया तो ये टर्म हट जाएगी, फिर वो लीनियर बन जाता है। तो ये कंडीशन याद रखा करो। हाँ, तो ये जनरल फॉर्म होती है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मुझे दिख रहा है ए बी सी, ये तीनों प्लस के ही तो आ रहे हैं। ये 1 आ रहा है प्लस का, ये प्लस का 99 आ रहा है, प्लस का 127। तो ए बी सी सबके साइन अगर पॉजिटिव होते ना, तो जो जीरोस के साइन आते हैं इनके अल्फा और बीटा के जीरोस जब आप निकालते हो तो वो ना दोनों नेगेटिव आते हैं। जब ये तीनों पॉजिटिव होंगे ना, तो याद रखना कि ये जो जीरोस होंगे ना दोनों के दोनों, वो दोनों नेगेटिव होंगे। ये आपको याद रखना है। तो एक टेबल होता है इसका पूरा, तो वो मैं आपको जीरोस के साइन कैसे निकाले जाते हैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो में। तो आप वहाँ पे चेक कर लेना कि जीरोस के साइन किसी भी क्वाड्रेटिक में कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए एक टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे आप देख लेना। बट अभी के लिए फ़िलहाल याद कर लो कि ए बी सी अगर तीनों प्लस के है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो जो जीरोस के साइन आएंगे ना, दोनों जीरो के, अल्फा के भी और बीटा, एक्स की 2 ही तो वैल्यू आएंगी, उसे अल्फा बीटा कहेंगे। तो वो दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। जब ये तीनों पॉजिटिव होते हैं तो यानी कि नेगेटिव है इसका आंसर। तो बहुत नेगेटिव होने चाहिए बी ऑप्शन। जब ये तीनों प्लस के होंगे ए बी सी, तो ये दोनों जो जीरोस आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। अब यहाँ पे आपको जीरोस निकालने हैं। यहाँ पे साइन थोड़ी ना बोले, यहाँ तो जीरोस गिवन है ना आपको, तो अब आपको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने तो सबको आते ही होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जीरोस कैसे निकालने हैं, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक में जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज मेथड करते हैं, मिडिल स्प्लिट जिसको कहते हैं हम। तो इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको 1 को इस कांस्टेंट से, देखो मैंने अभी बताया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जनरल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, और सी क्या होगा जो कांस्टेंट होगा। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आया मल्टीप्लाई करके 8 बन जा 8। अब ये 8 और 1 को प्लस माइनस करके क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इससे तो नहीं आ रहा 2, हमें 2 लाना है। तो हम 8 का कोई और फैक्टर सोचते हैं। 8 ही मतलब 8 का 8 आया ना इसका मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके 8 आया, बट इसको प्लस माइनस करके ये नहीं आ रहा 2। तो हमें 8 का, इस 8 का दूसरा फैक्टर सोचना पड़ेगा। 4 2 जा 8। तो यानी अब इसके जो फैक्टर आया 4 और 2, इसे प्लस माइनस करके आपका 2 आ सकता है ना, यस। तो हम इसको ना 2x को कैसे स्प्लिट कर देंगे, 4x और 2x में। तो इस 2x को कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 2x। यानी कि 2x को आप अपनी मर्जी से लिखोगे कि 6 माइनस 4x, नहीं, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। 8 को पहले इसको a को c से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, फिर इससे चेक करो कि इससे प्लस माइनस करके 2 आ रहा, नहीं आ रहा, फिर 8 का कोई और फैक्टर बनाना पड़ेगा। फिर इसको चेक करो 4 और 2 से क्या 2 आ रहा है, यस आ रहा है, तो 4x माइनस 2x करके हम इसे ब्रेक कर देंगे। और बाहर माइनस है ना, तो ध्यान से माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो ब्रैकेट लगा लेना अगर बाहर माइनस है तो। अब ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ना आप इसमें से अलग कॉमन लोगे और इसमें से अलग कॉमन लोगे। इनमें से x कॉमन आ गया, एक अंदर देखो इसमें से क्या बचेगा, अगर एक x बाहर है तो एक x बचेगा, इसमें से x बाहर है तो इसमें से -4 बचेगा। तो इन दोनों में से पहले x बाहर ले लिया, फिर इसमें से देखा क्या बचा और इसमें से देखा क्या बचा। फिर ऐसे इन दोनों में से क्या बाहर ले सकते हो, 2 और 8 में से 2 कॉमन है ना, दोनों में आता है एक साथ, 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं। x नहीं आएगा बाहर क्योंकि इसमें है बट यहाँ नहीं है, तो 2 ही बाहर आएगा। अंदर देखो इसमें से क्या बचा, x बचा, और इसमें से क्या बचा, 2 में 8 कब आता है 4 पे। तो ये ब्रैकेट ना, ये ब्रैकेट आती है अंदर वाली, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। मैंने बहुत बार आपको कराया है, तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी है उनको अच्छी तरह से आता होगा। तो ये ब्रैकेट्स इस ब्रैकेट के एक जैसी आनी चाहिए। तो जब ये ब्रैकेट एक जैसी आ जाएंगी तो एक ब्रैकेट तो कॉमन आ जाएगी, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली में से एक बाहर आ जाएगी, और फिर अंदर इसमें से x बचेगा और इसमें से 2 बचेगा। यानी ये दोनों में आ रहा है ना, तो ये बाहर ले लिया, और इसमें से ये बचेगा और इसमें से ये बाहर है तो ये बचेगा।
तो ये किसके इक्वल रख देना है, 0 के। अब एक बार या तो आप इसको 0 के बराबर कर दो या एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर कर दो। तो जब इसको 0 के बराबर करोगे तो ये नंबर यहाँ चला जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और जब +2 को इधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। यानी x के 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, 4 और -2, जो इस पॉलिनॉमियल के लिए क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। तो कौन कौन से 0 आ गए, एक 4 आ गया और एक -2, ये जीरोज़ होते हैं ना, इनको एक को अल्फ़ा कहते हैं, एक को बीटा। तो ये 4 और -2 आ गए आपके। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, देखो जीरोज़ वाला। 4 प्लस में होना चाहिए, 2 माइनस में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c, जहाँ पे कंडीशन क्या बोले, c, कई बार ना c 0 हो सकता है। मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक में a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं, बट यहाँ इन्होंने बोल दिया c भी 0 नहीं, यानी c भी प्रेजेंट है आपका। तो वो बोला है कि इफ़ द जीरोज अगर इक्वल हो, अगर जीरोज क्वाड्रेटिक के इक्वल हो, तो फिर ये जो कॉफिशिएंट है ABC, इनके साइन कैसे होंगे। अभी देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, वहाँ पे आपको कॉफिशिएंट्स के साइन नहीं पूछे थे। कॉफिशिएंट मतलब 1, 99, 127, ABC ना, ABC, ये कॉफिशिएंट होते हैं ABC। जबकि 0 क्या होता है, x की वैल्यूज़, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपको जीरोज़ के साइन पूछे थे, तो आपको मैंने बता दिया था अगर ABC तीनों पॉजिटिव है तो जीरोज़ नेगेटिव होते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको जीरोज़ के साइन नहीं पूछे, आपको बोला कि जीरोज़ तो इक्वल है, यानी कि जो x जो जीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, वो दोनों इक्वल है। तो अगर जीरोज़ इक्वल है तो आपको ना आपकी बार ABC इनके कॉफिशिएंट्स के साइन पूछिए कैसे होंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कॉफिशिएंट्स के साइन बताओ, तो फिर आपको कंडीशन जीरोज़ इक्वल बोली है, तो आप समझ जाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये इक्वल क्यों नहीं था ये वाला पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, है ना। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो फिर ये क्या हो जाता, इक्वल हो जाता ज़ीरोज़। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ इक्वल बोल दिए इन्होंने, तो यानी ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए कि तभी वो क्या होगा, जैसे मान लो 4x² + 4x + 1, ये पॉलिनॉमियल तभी आपके ज़ीरोज़ इक्वल आएंगे जब ये एक क्या होगा, एक आइडेंटिटी बन जाए, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, देखो ये बन जाएगा ना, 2x पे स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a क्या है 2x एंड b क्या है 1। तो देखो ये 2 × 4x आ गया, है ना। तो यानी ये जो है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ आइडेंटिटी, तो ये बन गई 2x + 1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, ये आपने सीखा होगा 9th क्लास में। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तब इसके ज़ीरोज़ इक्वल आते जब ये क्या आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता, यानी कि एक 0 2x + 1 से आ जाएगा और एक 0 दूसरा भी 2x + 1 से ही आ जाएगा। तो यानी x की दोनों वैल्यू या तो दोनों साइड से क्या आएगी, यहाँ से भी माइनस आ पाएगी, यहाँ से भी। तो यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पर इक्वल 0 तभी हो सकते हैं जब वो कुछ उसके मतलब x की जो वैल्यू, जो भी उसके फैक्टर आए ना, मान लो x + a यहाँ आ रहा है, या a तो यहाँ दे दिया, मान लो x + p यहाँ पे आ रहा है, तो दूसरा फैक्टर भी उसका x + p ही होना चाहिए। तभी तो जब मैं इसको भी 0 और इसको भी 0 के बराबर करूँगी तो दोनों के x आंसर सेम आएंगे, है ना, दोनों की x की वैल्यू सेम आएंगी। तो यानी कि जब इक्वल 0 करने होते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो x + p सेम होना चाहिए, या प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है ना। तो यानी कि या तो वो x + p का होल स्क्वायर बनना चाहिए, या वो x - p का होल स्क्वायर बनना चाहिए। यस, अगर इक्वल 0 लाने हैं तो वो कुछ इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे अभी मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि अगर वो x + p का होल स्क्वायर है तो वो कुछ ये आइडेंटिटी देगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, या फिर माइनस होता है x - p का होल स्क्वायर तो वो कुछ ऐसी आइडेंटिटी देता। तो अगर ऐसी आइडेंटिटी कुछ बन रही है, यानी इसका मतलब वो एक उसके जो फैक्टर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी आएगा, तभी तो इक्वल 0 आएंगे, x की वैल्यू दोनों जगह से सेम आएंगी। तो इसका मतलब देखो, अगर ये कुछ इस फॉर्म में अगर पॉलिनॉमियल होता इस फॉर्म में, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर आता। तो अगर ये इस फॉर्म में होता तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये a होता है ना, सबको पता है। अभी मैंने ये x² के साथ जो होता है यहाँ a होता है, a क्या है हमारा 1 प्लस का, x के साथ होता है वो b हमने यहाँ पे प्लस का लिया, बट यहाँ वाले में तो b माइनस भी हो सकता है। तो क्या चीज़ है किसके साइन है जो सेम आ रही है, c है ना पूरा, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो b के साइन तो चेंज हो सकते हैं अगर आइडेंटिटी बननी है तो, बट a और c के साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जब भी आपको बोले इक्वल 0 है तो कॉफिशिएंट्स के अगर साइन पूछ रहे हैं तो किसके साइन सेम रहेंगे, a और
सी के अगर इक्वल 0 लाना है या फिर कोई मतलब जीरो सेम लाने हैं या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है तो ए और सी के साइन सेम होने चाहिए। बी का तो साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यानी कंडीशन क्या बनेगी, ए और सी के साइन सेम होने चाहिए। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। इक्वल 0 की कंडीशन क्या होती है, डी बराबर 0 है ना। तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आता है वो, उसको 0 के इक्वल रख दो। इससे बी स्क्वायर यहीं रहेगा, ये माइनस 4ac इस साइड जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा इस साइड जाके। अब आपको पता है बी स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर तो कोई भी नंबर का हो, चाहे +2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो, तो वो तो प्लस ही साइन देगा ना। 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी करोगे तो -2 बार प्लस साइन देगा। तो यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये तो पक्का ये पॉजिटिव आएगा। अब ये सोचो ए और सी, अगर मान लो ए आपका पॉजिटिव हो और सी भी आपका पॉजिटिव हो तो ए और सी मल्टीप्लाई करके 2 + मल्टीप्लाई करके प्लस ही देंगे। और या फिर ए का साइन माइनस और सी का साइन भी माइनस हो, माइनस माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर तब भी क्या आंसर देंगे, प्लस ही देंगे ना। बट अगर ए प्लस हो जाता और सी माइनस हो जाता, ए प्लस हो जाता और सी माइनस हो जाता, तब तो आंसर कैसा आ जाता, माइनस आ जाता ना। जबकि हमें तो कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये भी तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। तो अगर बी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उस पर स्क्वायर है। तो इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए या तो इन दोनों के साइन पॉजिटिव होने चाहिए ए और सी के, या ए और सी के दोनों के साइन कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। यानी इससे कंक्लूजन निकलता है बी का कुछ भी साइन चल जाएगा बट ए और सी का साइन कैसा होना चाहिए, या तो दोनों का नेगेटिव होना चाहिए या दोनों का पॉजिटिव। यानी क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ए और सी के साइन सेम होने चाहिए, तभी आपका कौन सी कंडीशन बनेगी, डी बराबर 0 वाली कंडीशन बनेगी। लेफ्ट राइट के साइड इक्वल हो पाएगा। और डी बराबर 0 का मतलब क्या है कि जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जीरोस इक्वल होने के लिए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। इसके अलावा साइन की बात करें तो बी का साइन कुछ भी हो सकता है बट ए और साइन सी का साइन या तो नेगेटिव ही होगा या दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों के साइन सेम होंगे, ये याद रखना। तो यानी ए और सी के साइन सेम होंगे। इन्होंने बोला सी एंड बी के अपोजिट साइन होंगे, वो तो हो सकते हैं बट क्या चीज़ है जो हमारा कंक्लूजन निकला, सी एंड ए का सेम साइन होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सी एंड ए के क्या होने चाहिए, आपके सेम साइन होने चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। तो ये शेडो वाला क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं रिवीजन कराई थी तो बहुत बार करा चुकी हूँ। तो शेडो जो होती है ट्री की कहाँ बनेगी, देखो ट्री अगर ऐसे हाइट, कोई भी हाइट अगर ऐसे है, ट्री तो ऐसे ही खड़ा होगा ना ग्राउंड में, तो उसकी शेडो हमेशा ऐसे बनती है। ठीक है, या कोई टावर है उसकी हाइट ऐसे है तो शेडो हमेशा नीचे बनेगी ऐसे, ये शेडो की लेंथ होगी। तो ये हाइट होगी तो ये लेंथ ऑफ शेडो होगी। तो लेंथ ऑफ शेडो किसी एंगल में बन रही होगी। यहाँ पे मान लो सन है तो सन का एलिवेशन कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीज हो रही हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा थीटा वो बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पर अगर मैं इस ट्राइंगल में ABC मान लो एक ट्राइंगल है, तो इसमें मैं मान लो अगर H और L का रेशो लेती हूँ तो H/L का रेशो क्या बनेगा, देखो यहाँ थीटा है ना, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो 90 का हमेशा तो अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है बट थीटा के अपोजिट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो नीचे क्या होगा, बेस। थीटा के सामने बेस होता है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने H और L का रेशो लिया तो सोचो मैंने किस चीज़ का रेशो लिया, P/B का, है ना। जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो लूँगी, जब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो लूँगी तो 10 थीटा आएगा, है ना। P और B का रेशो क्या आता है, 10 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जिनको आते हैं, नहीं आते तो मेरी वीडियोज़ पे जाके देखना ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पे डिटेल में समझ आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है। तो H/L का जो रेशो आया वो 10 थीटा आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना लेंथ ऑफ शेडो का आपको डिक्रीज करना है। तो लेंथ ऑफ शेडो देखो 10 थीटा की कैसे इन्वर्सली है ना, ये नीचे है और ये ऊपर है। तो अगर लेंथ ऑफ शेडो को आप कम कर रहे हो तो 10 थीटा अगर इन्वर्सली है तो ये बढ़ेगा। हाइट बढ़ने से भी ये बढ़ेगा, लेंथ घटने से ये बढ़ेगा क्योंकि ये इन्वर्सली है ना, तो अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा।
अगर ये बढ़ रही होती लेंथ तो ये घट रहा होता। जब कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक नीचे और एक ऊपर ऐसे आएंगी, तो ये इन्वर्सली होती है। तो ये अगर घटाई है इन्होंने तो ये पक्का बढ़ेगी। तो टेन थीटा बढ़ने का मतलब, टेन थीटा कब बढ़ता है? जब थीटा बढ़ रहा होता है, तो टेन थीटा भी क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। तो यानी टेन थीटा बढ़ रहा है, ऑब्वियसली थीटा भी बढ़ रहा होगा। तो यानी कि क्योंकि क्वेश्चन में केस दे दिया कि लेंथ घट रही है, और लेंथ देखो टेन थीटा की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अगर ये घट रही होगी तो पक्का ये बढ़ रही होगी। जैसे मान लो ऑप्शन मेरी हाइट 20 है, मान लो ट्री की हाइट 20 होती और थोड़ी देर के लिए इसकी हाइट 10 मान लो, तो कितना आंसर देता? 2 देता ना। तो टेन थीटा कितनी होती? 2 वैल्यू होती। बट अगर इस हाइट को तो इन्होंने कुछ करने को नहीं बोला, बट लेंथ को इन्होंने कहा कम कर दिया, तो 5 कर दिया बाई चांस, छोड़ो। तो 5 में ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यानी पहले टेन थीटा 2 था, अब टेन थीटा कितना हो गया? 4 हो गया। यानी टेन थीटा बढ़ रहा है। टेन थीटा कब बढ़ता है? जब थीटा बढ़ रहा होता है ना? बढ़ रहा है ना, पता चल गया ना। तो जब नीचे वाली चीज़ घट रही हो तो ओवरऑल चीज़ क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। यानी ओवरऑल का मतलब टेन थीटा बढ़ रहा होगा। तो या फिर ऐसे समझ लो कि इन्वर्सली है तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इन्वर्सली है ना ऊपर नीचे, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। या फिर ये समझ लो कि जब नीचे आप घटाते जा रहे हो तो ये पूरा जो है ये बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। और टेन थीटा कब बढ़ता है? जब थीटा बढ़ता है। तो यानी कि लेंथ ऑफ शेडो घटाने से एंगल ऑफ एलिवेशन या थीटा जो होगा वो आपका घटेगा। बी ऑप्शन इसका, सॉरी, लेंथ ऑफ शेडो घटाने से टेन थीटा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ेगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंक्रीजिंग वाला। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लेंथ के साथ ना उल्टा होगा, बट हाइट के साथ हाइट बढ़ती तो ये भी बढ़ता, हाइट घटती तो ये भी घटता, बट लेंथ ऊपर नीचे है ना क्योंकि, तो इसलिए इन्वर्सली ये घट रही है तो ये बढ़ेगा टेन थीटा, और टेन थीटा बढ़ने का मतलब थीटा भी बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो एक बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। हाइट बिल्डिंग की निकालनी है आपको। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग दी हुई है, एक पॉइंट दिया ग्राउंड का जो कि बिल्डिंग के फुट से 30 मीटर है। तो डायग्राम वाइज इसको समझ लेते हैं। तो देखो ये मान लो बिल्डिंग है, हाइट इसकी h है, ये बिल्डिंग का देखो क्या है? फुट है ना बिल्डिंग का, ये टॉप है बिल्डिंग का। तो फुट से एक पॉइंट कितनी दूरी पे है? 30 मीटर की। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, एक तो टॉप ऑफ बिल्डिंग बनाओ, और फ्रॉम अ पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। एलिवेशन एंगल कहाँ का लिया है? इसके टॉप का, बिल्डिंग का टॉप ये है ना, तो इसका एलिवेशन एंगल बिल्डिंग के टॉप का लिया, बट लिया कहाँ से? हमने ग्राउंड से लिया है। तो ग्राउंड का फुट के साथ डिस्टेंस देखो, पढ़ो ध्यान से, जो ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है फुट से। तो ये अगर बिल्डिंग है तो ये इसका फुट है, फुट से ये वाला पॉइंट 30 मीटर दूर है। तो और इस फुट के पॉइंट से हमने क्या बनाया? एक एलिवेशन एंगल बनाया है टॉप का। कितने एंगल पे बना इस पॉइंट का? इस ग्राउंड के इस पॉइंट से, जो कि पॉइंट कितनी दूर है? 30 मीटर, और इस पॉइंट का इससे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। ये हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है। तो जब भी कोई ट्रायंगल में आपको एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, और ये दूसरी साइड निकालनी हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनाते हो। कौन सी साइड निकालनी है और जो साइड दी है उनका रेशो ले लो। तो मैंने अभी बताया आपको 30 डिग्री यहाँ है, तो इसके जहाँ एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल यहाँ है तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, और 30 के सामने वाला बेस होता है। जहाँ एंगल होगा दिया हुआ वहाँ बेस होगा, जहाँ उसके अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो मैंने HY30 जो एक साइड निकालनी है और जो दी हो उनका रेशो ले लो। AB तो निकालनी है और BC आपको दी हुई है, तो HY30 का हमने रेशो लिया, ये H है और ये वाली 30 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 अभी बताया था आपको। जब मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशो लूँगी तो 10 थीटा कितना दिया इस क्वेश्चन में? 30 है ना। 10 30 टेबल से याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक 1/√3 होता है। अब H निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H को √3 से मल्टीप्लाई करो और 30 को 1 से, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसको इससे करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर H निकालना है तो √3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अगर ऑप्शन ये दिया है तो ये टिक कर लो, अदरवाइज रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करता नीचे रूट है तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 30√3 और √3 3 हो जाएगा, और फिर 3 से कट के 10√3। ऑप्शन ये होता है तो ये ठीक करो, नहीं तो ये वाला ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसलिए ये आंसर ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो जब भी आपको एक साइड निकालनी हो और एक दी हो और एंगल दिया हो, तो आप ऐसे कोई रेशो बनाओगे और फिर उससे निकालोगे।
तो 30/√3 इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the height of the building and distance from a building foots to a point is increased by 20%, then the angle of elevation of the top of building is। तो इन्होंने बोला है कि एक बिल्डिंग की हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स फुट पॉइंट, तो वही डायग्राम वाइज यही समझ लो कि ये बिल्डिंग की हाइट है ना, ये बिल्डिंग की हाइट है और एक इसके फुट से पॉइंट है, मान लो ग्राउंड पे ये बिल्डिंग है, ये इसका फुट है, फुट से एक पॉइंट ये है, एंगल थीटा है। यही बोला है इन्होंने कि एक हाइट ऑफ बिल्डिंग है, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग फुट है 2 पॉइंट, वो अगर 20% इंक्रीज कर दो। किसको इंक्रीज करना है, देखो किसी स्पेशल के लिए नहीं बोला किसको इंक्रीज करना है, इन्होंने बोला हाइट को भी इंक्रीज करो और बिल्डिंग के जो फुट से पॉइंट है का जो डिस्टेंस है उसको भी। ऐसा स्पेशली नहीं बोला कि हाइट को इंक्रीज करना है या डिस्टेंस फ्रॉम फुट को इंक्रीज करना है, इन्होंने दोनों के लिए बोला है कि 20% हमने इंक्रीज किया है, हाइट को भी इंक्रीज़ किया होगा यानी, और इस ये जो डिस्टेंस है फुट का x मान लो, तो इसको भी इंक्रीज़ किया होगा, h को भी और x को भी। तो पहले अगर इंक्रीज़ नहीं किया था तब तो ये रेशो क्या बनेगा, h/x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसका परपेंडिकुलर, अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो क्या बनता है, tan थीटा। तो अगर इंक्रीज करने से पहले अगर रेशो था तो h/x किसके बराबर था, tan थीटा के। अब मान लो न्यू रेशो निकालना है तो न्यू h आ गई होगी और न्यू x आ गया होगा, ये नया h बढ़ गया हमारा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो ये और ये h मान लो, ये x मान लो। अब ये कितना बड़ा है, जितना पहले था उसका 20%, यानी h तो है ही, प्लस कितना हुआ है इसके h का 20%, यानी अब नया वाला h ये हो जाएगा, पुराने x था, अब इसका 20% बढ़ाओ 20x/100 और प्लस कर दो तो ये न्यू x आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम में 100 नीचे आ जाएगा, 100 यहाँ चला गया, 100h प्लस 20h, 120h/100, ऐसे ही 120x/100 हो जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा, 100 से 100 रेसिप्रोकल होके कट जाएगा, तो ये भी दोबारा से क्या आ जाएगा, h/x जो पहले था, क्योंकि सेम इंक्रीज़ ऊपर भी किया और सेम इंक्रीज़ आपने नीचे भी किया है, तो इंक्रीज़ अगर सेम कर रहे हो चाहे हाइट में या एक्स में, तो पूरा वही रेशो वापस आपको मिल जाएगा h/x। तो यानी कि h/x किसके बराबर था, tan थीटा की तो बराबर था, तो थीटा क्या है, पहले भी tan थीटा ही था, अब भी tan थीटा ही है, क्योंकि पहले भी h/x आया था, अब भी h/x आया, तो यानी थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप सेम इंक्रीज कर रहे हो दोनों में, हाइट में भी और फुट का डिस्टेंस में भी, अगर सिर्फ एक में किया होता तो शायद हल्का सा चेंज हो जाता है, बट दोनों में किया है इन्होंने तो इसलिए डू नॉट चेंज होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सेम रहेगा। एजर्शन रीजन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन, HCF आपको बोला 26 और 169 का 13 है, गिवन है ये आपको, और LCM बोला है कि इतना होना चाहिए, देन LCM इतना, तो HCF तो आपको बोल दिया 13 है, LCM आपको निकाल के देखना है, और फिर निकल के अगर इतना ही आया तो यस एजर्शन ठीक है आपका। तो आपको पहले देखो दो तरीके से आप LCM HCF निकाल सकते हो, वैसे तो HCF आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 26 और 169 दो नंबर से आपके पास, 26 और 169, ये A है ये भी है, यहाँ भी A और B सेम ही नंबर है ना, उन्हीं का HCF निकालना है, उन्हीं का LCM निकालना है आपको। तो 26 और 169 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, 26 के होता है 2 × 13, 169 के भी कर लो 13 × 13 होता है। अब देखो HCF मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ जो प्राइम फैक्टर आया, 2 आया और एक 13 आया, और तो कोई नहीं आया ना 2 और 13। मैंने क्या कहा, HCF क्या होता है, जो कम पावर होती है, 2 की पावर यहाँ 1 है बट यहाँ तो है ही नहीं 2, तो यानी 2 की कम पावर क्या है 0, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 13 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो कम पावर लोगे, HCF में हमेशा कम पावर लेते हैं, तो 1 आएगी, यानी HCF आपका सिर्फ 13 आ जाएगा। LCM आप निकालो, यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर तो वही लोगे 2 और 13, बट LCM में आप बड़ी पावर लेते हो, तो 13 की एक पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, तो कितनी पावर लोगे, 2 पावर, बड़ी वाली पावर। 2 की एक पावर यहाँ है भी नहीं एक भी, तो 2 की बड़ी पावर 1 मानी जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 13 जा 169 × 2, तो ये आ जाएगा 338। यस इतना ही आ रहा है, इतना ही तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि HCF तो आपको दिया हुआ है बट LCM ये आना चाहिए, तो यस हमने निकाला, LCM हमारा ये आ रहा है। अदरवाइज हमारे पास एक और तरीका, HCF तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, A और B भी हमें दिए हुए थे, LCM निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है, तो LCM निकालना है, तो ये जो HCF है यहाँ LCM निकालना है ना, तो इसको तो यहीं रखो, ये जो नंबर है यहाँ सिंगल नंबर जो बचेगा इसको डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि LCM निकालना है तो इसको तो यहीं रखना पड़ेगा, तो ये जो × हो रहा है ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, इसे कट गया ये 13 2 जा, अब ये 2 से इसको करके 338, तो ये ऐसे भी कर रहे थे तब भी इतना ही आ रहा था, अब ऐसे किया फॉर्मूला लगा के तो भी यही आ रहा है, तो यही तो बोल रहा है HCF इतना आ रहा है तो LCM इतना आना चाहिए। यस ठीक है, एजर्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि ये आपका LCM निकाल के देखा आपने, यही आ रहा है आपका। उसके बाद रीज़न बोल रहा है कि HCF × LCM बराबर A × B, यस ये भी ठीक है आपका,
क्योंकि ये जो हमने निकाला है एलसीएम को इसी फॉर्मूले को लगा के तो निकाला है, तो यानी रीज़न भी ठीक है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मैं एलसीएम को निकालूँ कैसे, तो यानी रीज़न ठीक भी है और ये एक्चुअल में एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एलसीएम ये कैसे आया है। तो यानी जब दोनों ठीक भी हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होता है, जब दोनों एजर्शन रीज़न करेक्ट और रीज़न भी करेक्ट दे एक्सप्लेनेशन, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एजर्शन एट द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। यस, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट होती है ना वो क्या होती है कि मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है कहीं पे और ये मान लो टावर है, ये टावर है ना, जैसे भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। अगर मैं यहाँ के ग्राउंड के किसी पॉइंट से देख रही हूँ, इसके जहाँ भी मुझे देखना है, मान लो इस पॉइंट पे देखना है, टॉप पे देखना है, तो ये मेरी ऑब्जर्वर की क्या होती है, आई होती है ना, आई से देखते हैं और जिस पॉइंट को देखना होता है। तो इस लाइन को हम कहते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जहाँ से ऑब्जर्वर जिस पॉइंट को देखे उस लाइन को, पूरी लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक लिखा है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो लाइन आई से बनती है, स्टार्ट होती है ऑब्जर्वर की और कहाँ तक जाती है, जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा होता है, तो उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है कि आई से लेके जिस पॉइंट को वो देखेगा उसके डिस्टेंस को हम, या उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो एजर्शन तो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रीजन वाली स्टेटमेंट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आर यूज टू फाइंड हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस। यस, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपके हाइट वगैरह निकालने के काम आते हैं। कोई भी ट्राइंगल की अगर आपको हाइट या लेंथ निकालनी है साइड्स की, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। तो ये भी ठीक है आपका, एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। बट ये जो रीज़न वाली लाइन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके हाइट निकालने के काम आते हैं, लेंथ निकालने के काम आते हैं, उसका इससे तो कोई लेना देना नहीं है कि लाइन ऑफ साइट इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये हाइट होती है, नहीं, ये तो अलग चीज़ है। तो एजर्शन अलग है, रीज़न ठीक है, दोनों अपने आप में ठीक है, बट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो यस, इसका आंसर क्या है, जब एक्सप्लेनेशन करेक्ट ना हो बट दोनों ठीक हो तो आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एजर्शन रीज़न है तो करेक्ट बट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब इसका हम सेक्शन बी जो है नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर का। वीडियो लंबी हो गई है, तो सेक्शन बी के लिए मैं इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो उसको आप देख लेना, सेक्शन बी के सोल्यूशन को भी उसी वीडियो में, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी, तो ये सारे सोल्यूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। सेक्शन सी का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लेना, एंड जितने क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं उनको अच्छी तरह से देखिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को कीजिए, चाहे आपकी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो या फिर आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे MCQs आपके कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको अच्छी तरह से देख लेना है एंड प्रैक्टिस करना है। कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखना नहीं है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एंड अदर वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए, या CBSE जो पेपर्स होते हैं एग्ज़ाम्स के, CBSE बोर्ड के, उनके सॉल्यूशन के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर लेना। बहुत सारे वीडियोस के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करिए कोई डाउट है आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।